हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई फिर एनटीपीसी एएलपी का सीबीटी 2 के लिए जो साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी सीबीटी 2 देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे एएलपी में पूछा जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो बेसिक साइंस का भी ये पार्ट है। ठीक है, तो आरआरबी जेई में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और एनटीपीसी में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज yield, genetic modification is done to increase yield, natural manure and pesticides are used, only production of cotton has been allowed in India। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आप चाहे तो अपना ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं मोबाइल का। ठीक है, मेरा ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करके रखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो बोला गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है यील्ड को बढ़ाने के लिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है यील्ड को बढ़ाने के लिए, नेचुरल मेन्योर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, या ओनली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैज़ बीन अलाउड इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ कॉटन का प्रोडक्शन जो है अलाउड है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही होता है कि नेचुरल मेन्योर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज। ठीक है, जो सार यूज़ करने वाले हैं, जो खाद यूज़ करने वाले हम लोग, वो नेचुरल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग। जबकि अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे हम लोग तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नहीं रहेगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट सर्टेन हाइट इज 200 जूल। द काइनेटिक एनर्जी पोज्ड बाय इट व्हेन इट जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज नेग्लेक्टेड एनी एयर फ्रिक्शन। 0 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लेस देन पी ग्रेटर देन पी। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो बोला गया कि एक बॉडी ना कुछ हाइट पे है जिसके पास 200 जूल है। जो हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, 200 जूल है। जब जब वो ऊपर से गिराया जाता है और जस्ट वो ज़मीन को टच करने ही वाला होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, 0 के बराबर होगा, इक्वल टू पी होगा, लेस देन पी होगा, या ग्रेटर देन पी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है अगर एयर वगैरह रेस्टिव फोर्स की तरह काम नहीं करे तो। ठीक है, जब हाइट ज़्यादा होता है ना, ठीक है, तो हाइट ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी जब हाइट पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, यानी कि वो जो पूरा एनर्जी होगा वो पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, यानी अगर वहीं पे जब बॉडी गिर रहा होता है और जस्ट अर्थ को टच करने वाला होता है तो हाइट 0 हो जाता है। हाइट 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो जाएगा तो पूरा जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही होगा। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने वाला होता है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, क्योंकि हाइट 0 हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है पूरी तरह से। तो ये हो जाएगा इक्वल टू पी, यानी कि 200 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ये बातें। अगला क्वेश्चन, वाई द सोल्स ऑफ द शू थ्रेडेड द टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शू। क्या होगा इसका आंसर? तो बोला गया कि शू का जो सोल्स होता है उसमें थ्रेड जो है होता है वो उसको थ्रेड क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मूवमेंट को वो अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे मूवमेंट को अपोज करता है। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे यानी गिर जाएंगे। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना कम अच्छा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक मीडियम हो तो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए तो शू में जो थ्रेड यूज़ किया जाता है ताकि आप गिर ना जाए, उसलिए यूज़ किया जाता है। तो वो करता क्या है, एक्चुअली इस फ्रिक्शन को इंक्रीज करा देता है जिसकी वजह से आप गिरते नहीं हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है। थ्रेड ऐड रफनेस एंड टेक्सचर, रफनेस ऐड कर देता है जिसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है और हम लोग गिरने से बचते हैं।
ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि फुटबॉलर के शूज़ में देखिएगा कांटा कांटा टाइप का वो बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसको स्पाइक्स बोलते हैं फुटबॉलर के जूते में, ठीक है। वो क्या करता है, उसको स्लिप होने से बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन लाइट एग्जिट इन ए प्रिज्म, what is the result of its interaction when the prism its interaction with the prism surface, ठीक है। बोला गया कि लाइट जब प्रिज्म से एग्जिट करता है, इन करने की नहीं बात हो रही है, एग्जिट करने की बात हो रही है, हाँ, तो प्रिज्म के सरफेस पे हम लोग को क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट पास थ्रू विदाउट एनी चेंज, लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट इज ओनली एब्जॉर्ब, क्या होगा। ठीक है, तो लाइट क्या होता है यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड होता है। सुनिएगा, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा करके वापस आ जाना, रिफ्लेक्ट कर जाना, ठीक है। जैसे मिरर से हमारा जो है रेज जो है टकरा करके वापस आता है, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें तो जो लाइट रेज है इस पार से उस पार जाएगा और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रिज्म का बात जो है, ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में जैसे ही लाइट इंटर करता है ये डिफ्लेक्ट होता है अपने पास से, ठीक है। लाइट अगर जाता ओरिजिनली तो ऐसे जाना चाहिए था, बट ये डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाता है, ठीक है। और फिर बाद में जब निकलते टाइम, उस टाइम भी डिफ्लेक्ट होता है, निकलते टाइम ऐसे निकलना चाहिए था बट वो डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। और तो ये क्या होता है, लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। और एक चीज़ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट में पूछा है, एंट्री में भी पूछ सकता है, तो लाइट रिफ्रैक्टेड होगा। लेकिन अगर बात करें अंदर में क्या होगा, तो अंदर में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, रिफ्रैक्ट नहीं होता है, वो जैसा था स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। अंदर में देख सकते हैं ये जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। अगला, चूज द स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड टू द कैपिलरिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, इन एन ऑयल लैम्प ऑयल रिचेज the end of weak due to capillarity, the root hair of the plant draw water from earth due to capillary action, the small insects walk on the surface of the water is retained in a sponge, both 2 and 4 only 3, 1 and 4 only 4, ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि कैपिलरिटी जो है उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो पहले के दिनों में ऑयल लैम्प्स जलाते हैं, यानी लालटेन वगैरह जलाते थे, चिराग वगैरह जलाते थे, तो उसमें जो है ऑयल जो है ऊपर तक पहुंचता है, ठीक है। वो ऑयल जो है ऊपर तक पहुंचता है कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो वो कैपिलरिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। प्लांट का जो पानी है, प्लांट में जो हम लोग पानी देते हैं वो रूट हेयर में देते हैं, उसको ऊपर तक ड्रॉ करना स्टेम्स के थ्रू ऊपर तक ड्रॉ, वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, वो भी कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर इन रिटेन्ड स्पॉन्ज में जो वाटर को रिटेन किया जाता है वो भी उसी प्रोसेस के द्वारा होता है, कैपिलरिटी के थ्रू ही, ठीक है। लेकिन बात करें द स्मॉल इंसेक्ट वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब कोई स्मॉल इंसेक्ट जो है वाटर सरफेस पे चलता है तो वो कैपिलरिटी का एक्शन नहीं, वो सरफेस टेंशन का होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 4 होगा, थर्ड नहीं होगा, 1, 2 एंड 4 है, तो ठीक है 1, 2 एंड 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ थर्ड हो जाएगा, नॉट रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस फेबल साउंड, सिरिल साउंड, लाउड साउंड या ग्रफ साउंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो हो जाएगा लाउड, ठीक है। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन क्या, उसका लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस बढ़ेगा, ठीक है। लाउडनेस का मतलब क्या होता है ये भी समझिए, ठीक है। या एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन, ठीक है।
जो हम लोग चिल्ला रहे हैं तो यहाँ सामने का जो एयर पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम चिल्लाएंगे, जितना ज़्यादा लाउड बोलेंगे, उतना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो इसलिए क्या है कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो जो पार्टिकल्स है वो मूव करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। A body of mass 50 kg accelerate from rest at a rate of 8 meter per second. What distance would the body travel in 15 seconds? 800 मीटर, 750 मीटर्स, 850 मीटर्स या 900 मीटर्स? आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, मास दिया हुआ है 50 के जी। पहले मास जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। मास दिया हुआ है 50 के जी फ्रॉम रेस्ट एट ए रेट ऑफ, ये एक्सलेशन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट बोला है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस पूछा है, एस बराबर पूछा है, ठीक है। डी बराबर पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं डी डिस्टेंस पूछा है 15 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, यानी टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ये है फॉर्मूला है वो है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस यू तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल स्पीड जो था वो रेस्ट पे था, रेस्ट से कुछ स्पीड पे आया है, ठीक है। टाइम तो 15 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करेंगे, बट 0 इंटू 15 ज़ीरो हो जाएगा। बाकी हाफ एटी स्क्वायर की बात करें तो ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 80 का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से 900 मीटर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो तीन जो न्यूटन्स लॉ के जो तीन फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं वो तीनों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो आपको अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पता है तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शंस में देखिए कहीं पे CaCl2 बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है, CaCO3 बन रहा है, CaOCl2 बन रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अगर फॉर्मूला भी पता है ब्लीचिंग पाउडर का तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मार देना है, ठीक है। तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 है, ठीक है। बट हम लोग इसका रिएक्शन भी जान लेंगे। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तब जाके बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और वाटर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है कि, सॉरी मैंने गलत बोला, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला था CaOCl2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होता है कैसे? जब स्लैग लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब जाके प्रोड्यूस होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ करेंगे तो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2। अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न विथ येलो शूटी फ्लेम, ऑरेंज शूटी फ्लेम, वाइट शूटी फ्लेम या रेड शूटी फ्लेम, क्या होगा? ठीक है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, ये सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंबशन होगा वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से वो जो है अनबर्न गैस पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लो है वो येलो लाइट का होता है, ठीक है। तो याद रखना है अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो येलो सूटी लाइट ये करता है, ठीक है। बात करें वाइट सूटी फ्लेम की, वाइट सूटी फ्लेम जो है वो मैग्नीशियम को अगर जलाएंगे, जिसके लिए हाई टेम्परेचर लगता है हम लोग को, वहाँ पे वाइट सूटी फ्लेम निकलेगा हम लोग। और एक चीज़, जैसे मैग्नीशियम रिबन का आप अगर ये पढ़े होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन का, तो वहाँ पे ये होता है कि वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज द एयर प्रेशर इज लेस, आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, लेटेंट हीट
इज लेस, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो सेट 1 में हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, तो बोला कि वाटर जो है वो हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ी वाले इलाके में लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द एयर प्रेशर इज लेस। ठीक है, वाटर को बॉयल होने के लिए क्या हुआ है कि उसका जो इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, वाटर की बात करें या कोई भी लिक्विड की बात करें, उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो बराबर हो जाना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जाके वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये बोला है बिकॉज ग्रेविटी पुल्स मोस्ट एयर मॉलिक्यूल्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो अर्थ सरफेस की ओर आ जाता है। तो एयर कॉलम इज़ थिनर एट हाई एल्टीट्यूड, एयर कॉलम बहुत कम होता है वहाँ पे। ठीक है, एयर कॉलम कम होने की वजह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विथ लेस एयर पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर लेस थर्मल हीट। ठीक है, तो उसको जो थर्मल हीट चाहिए वो कम चाहिए टू स्केप इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे समझिए कि हम लोग पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा तो वाटर को बॉयल करने से कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको जल्दी रोकेगा नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थिन है या लेस है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो जल्दी कम थर्मल लेकर यानी कम हीट लेकर के भी बॉयल होने लगेगा और गैसियस स्टेट में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये कहानी है पूरी। Radioactivity refers to the rate at which a particular nuclide undergoes radioactive decay. Which of the following units is used to measure radioactivity? Curie, Roentgen, Candela या Weber? ठीक है, तो रेडियोएक्टिविटी का यूनिट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। ठीक है, अगला सुनिएगा। ए सोल्यूशन कंटेंट 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 500%, 50%, 9%, 10%। ठीक है, तो को कर लिया होगा इसका आंसर आपने। तो इसमें इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पूछा है, हम लोग जो पूरा डेप्थ में नहीं पढ़े हैं उसका मतलब कि वो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज में दिया हुआ है। अच्छा, 50/500 × 100। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आप 50% शायद कितना हो जाएगा, 10% मार करके आ जाइएगा, बट वैसा नहीं होता है। होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जब परसेंटेज में निकालना होता है उसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, यानी कि सोल्यूट का मात्रा डिवाइडेड बटे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मात्रा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, तो याद रखना है मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब दोनों मिला के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/500 × 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो निकला के आएगा वो 9% आएगा। ठीक है, लगभग 9% आएगा। अगला क्वेश्चन, द सल्फाइड ओर्स आर converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as burning, heating, roasting या blazing. सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग ऑक्साइड में। ठीक है, उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहे हैं एक्सेस एयर के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग में सल्फाइड और खास करके जिंक ब्लेंड की बात करते हैं। जिंक ब्लेंड में क्या होता है, ZnS, तो सल्फाइड और है, सल्फाइड ऑफ जिंक है। ठीक है, जब इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं इन एक्सेस एयर, ठीक है, तो ये जो है सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो ZnS यानी जिंक ब्लेंड यानी कि सल्फाइड को और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो ZnO बनता है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ जिंक बनता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर, तो लिखेंगे हम लोग सल्फाइड ओर्स।
Dalton's law stated that the total pressure of a mixture of gases is equal to sum of total pressure of all multiplied by the average atomic weight, sum of partial pressure of all the gases, average of partial pressure of all the gases, product of partial pressures of all the gases. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस. ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कहता है वो ये कहता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू होता है, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के. एंड ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इन ऑटोमोबाइल. स्पीड मेजर करता है, ऑर्डर मीटर करता है, ऑर्डर डायरेक्शन डिस्टेंस. ओडोमीटर क्या चीज़ मेजर करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस. डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग ओडोमीटर का यूज़ करते हैं. अगला क्वेश्चन है, इन ये रिएक्शन MnO2 + 4HCl MnCl2, ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, या ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? ठीक है, हम लोग जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, कोई चीज़ रिड्यूस हो रहा होता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है चार्ज पे. ठीक है, तो ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2. सुनिएगा, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन है यानी कि 4. यहाँ पे माइनस का चार्ज है, माइनस इसको बैलेंस करने के लिए इस पर क्या चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज. ठीक है, प्लस का 4 यानी 4. Mn पे प्लस का चार्ज है. यहाँ पे देखिए Cl पे चार्ज होता है -1. ठीक है, Cl पे चार्ज होता है -1. तो यहाँ पे Cl के पास कितना Cl है? 2 है, तो 2 -2 चार्ज हो जाएगा Cl पे. तो इसी को बैलेंस करने के लिए M पे कितना आएगा? Mn पे 2 प्लस का चार्ज आएगा. ठीक है, तो Mn +4 से Mn +2 में आ रहा है, इसलिए यही क्या होगा? रिड्यूस हो रहा होगा. ठीक है, मैग्नीज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. तो ये रिड्यूस रिएक्शन का पार्ट है. ठीक है, आप अगर पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको. इन अल्टरनेटिंग करंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर? ट्रांसफॉर्मर, रजिस्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर. ठीक है, हम लोगों को अगर वोल्टेज को वेरी करवाना है एक लेवल से दूसरी लेवल में अल्टरनेटिंग करंट में, तो हम लोग को कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं? ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर. हम लोग पढ़े भी हैं कि ट्रांसफॉर्मर में ज़्यादा वोल्टेज आता है, हम लोग के घरों में कम आता है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है? वोल्टेज को लेवल अप या लेवल डाउन कर देता है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का काम है ये. ठीक है, बात करें रेजिस्टर का, रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस की बात करें तो ये करंट को अपोज करता है और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को है उसको हीट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर क्या है? जो कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, एक तरह का डिवाइस है इन्वर्टर, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में. और रेक्टिफायर क्या है? जस्ट उल्टा है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, रेक्टिफायर. Consider a long conducting wire carrying a current. Which of the following statement is not true? ठीक है, the magnetic field will reverse the direction if we reverse the current. We can use Fleming left hand rule to determine the direction of magnetic field. The magnetic field decrease with move away from the wire. The strength of magnetic field increase if we increase the current. ठीक है, इनमें से बोला गया है कि कौन सा जो लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ठीक है, नॉट ट्रू का बात बोला है. तो देखिए, एक चीज बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स द डायरेक्शन इफ वी रिवर्स द करंट, अगर हम लोग करंट को रिवर्स करेंगे.
ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूज़ करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है एज वी मूव फ्रॉम द वायर, है ना, जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज इफ़ वी इंक्रीज द करंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है कि हम लोग जैसे जैसे अगर मैग्नेट वायर से या करंट से वायर से जितनी दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अगर करंट इंक्रीज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें, रिवर्स डायरेक्शन में कर दें तो करंट भी रिवर्स हो जाता है, या करंट अगर रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, द ओडोमीटर कार्स रीड, ओडोमीटर में रीडिंग आ रहा है 2000 किलोमीटर टू एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, लेकिन जब ट्रिप खत्म होती है तो 2500 बन जाता है। इफ़ द ट्रिप टुक्स 5 आवर्स, अगर ट्रिप को 5 घंटे लगते हैं तो एवरेज स्पीड निकालना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो देखिएगा हम लोगों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 500। ठीक है, ओडोमीटर मतलब डिस्टेंस नापने वाला डिवाइस, डिस्टेंस मेज़र करने वाला डिवाइस। तो हम लोगों ने 2000 पे स्टार्ट किया था, 2500 तक पहुंच गए। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रेवल किया कितना, 500। टाइम कितना लगा, 5 घंटे। इसी को अगर स्पीड निकाले हम लोग, ठीक है, स्पीड निकाले पर आवर के हिसाब से, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 500/5 स्पीड निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोला, इसलिए 5/18 कर देंगे। या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं कि किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो 1000 आएगा, और आवर को सेकंड में बचेगा तो 3600। घुमा फिरा के जो कट के आएगा वो अब 5/18 ही आएगा। इसको सॉल्व करने पे 27.77 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है, ए परफ्यूम बॉटल इज ओपनड इन ए क्लोज रूम, द रूम बिगिंस टू स्मेल, दिस इज रिलेटेड टू विच गैस प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, डिफ्यूजन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, जब बोतल परफ्यूम को हम लोग ओपन करते हैं क्लासरूम में तो एक स्मेल छिड़क जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, विस्कोसिटी, डेंसिटी, डिफ्यूजन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गैस पार्टिकल जो है स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, स्प्रेड आउट क्यों होता है, हम लोग जो गैस वगैरह मारते हैं, स्प्रे मारते हैं, वो स्प्रेड आउट क्यों होता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाहर का जो हम लोग का प्रेशर है, नॉर्मल जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल लीजिए, वो कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो गैसेस बाहर निकलने लगते हैं और पूरे रूम में फैल जाते हैं, जब तक कि वो पूरा कंसनट्रेशन जो है वो लेवल का नहीं हो जाए। ठीक है, अनटिल द सेंट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये प्रॉपर्टी कौन से इसका है, तो ये हो जाएगा डिफ्यूज़न का। स्टोर अप केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इज रिचार्जेबल ऑल्सो, बैटरी, वॉट, फोर्स, मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी जो होता है वो स्टोर करता है केमिकल एनर्जी को, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और रिचार्जेबल भी होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज केप्ट एट ए पॉइंट इन स्पेस, तो सोचिए पहले कि Q एक इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट है, उसको हम लोग स्पेस में डाल रहे हैं, रख रहे हैं। एंड एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स जो है वो फील कर रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. The speed of satellite, if it takes 24 hours to revolve around the earth, is 8.2 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड में दिया है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी नहीं दिया है
और मीटर पर सेकंड में भी नहीं बोला गया है कि किलोमीटर पर सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो इसका ये कैलकुलेट करना है, वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो सैटेलाइट जो मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसको वो डिस्टेंस एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो 2πr करेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, 2πr उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब r का वैल्यू कितना है, 42,250 है। ठीक है, वहाँ से 2πr का वैल्यू निकाल लेंगे, टाइम दिया हुआ है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और ये भी बोला है, सुनिए, यहाँ पे 5/18 नहीं करेंगे, मुझे लगा था मीटर पर सेकंड में है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ ये जो 42,250 है इसको वैसे ही रहने देंगे। 24 आवर्स जो है इसको सिर्फ 3600 से इंटू कर लेंगे, यानी 24 इंटू 3600 होगा। ये 5/18 नहीं होगा। ठीक है, 5/18 को हटा दीजिएगा आप इसको। ठीक है, तो ये 3.073 आया होगा, उम्मीद करते हैं आपका। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव, अल्ट्रासोनिक या फिर एक्सरेज। मैकेनिकल वेव इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है वो मैकेनिकल होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मैकेनिकल क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, पार्टिकल्स का जो मॉलिक्यूल होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, उसका पार्टिकल्स जो है क्लोज पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, तो ये डिपेंड करता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, लाइक कंडक्शन है ना, मैंने कंडक्शन जिस तरह से मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसी तरह से अल्ट्रासोनिक वेव भी पार्टिकल्स के वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, बाकी बात करें इंफ्रारेज है, इंफ्रारेड रेज है, रेडियो वेव्स है, एक्सरेज है, ये जो है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए ये मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। When trying to start moving a heavy box, the friction involved is ... while the friction when the box is already moving ... using dust on the floor can help reduce this friction. क्या होगा इसका आंसर? तो बोला कि जब हम लोग हैवी बॉक्स मूव करने के स्टार्ट होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगता है? जब क्या बोलते हैं, वो जो बॉक्स है ऑलरेडी इन मोशन होता है तब कौन सा फ्रिक्शन लग सकता है, और हम लोग फ्रिक्शन को घटाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो जब बॉडी रेस्ट पे होता है, जैसे वो स्टार्ट होने वाला होता है, उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद जब वो स्लाइड करने लगता है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, मूव करने लगता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए, यहाँ पे आप दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो सकते हैं, स्टैटिक एक ही जगह है, बाकी तो कहीं पे भी नहीं है, तो स्लाइडिंग मार सकते हैं, या स्लाइडिंग की जगह रोलिंग भी हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे तो स्टैटिक की शुरुआत ही एक ही जगह है। उसके बाद बात करें, ग्रीस अगर यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज़ लाइटर देन हाइड्रोजन, मोर एबंडेंट देन हाइड्रोजन, नॉन कम्बस्टेबल या फिर मोर स्टेबल। तो बोला कि गैस बैलून में ना हीलियम का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन का नहीं, जबकि हाइड्रोजन ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, फिर भी हाइड्रोजन का यूज़ क्यों नहीं करते हम लोग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम जो होता है वो नॉन कम्बस्टेबल होता है। ठीक है, नॉन कम्बस्टेबल मतलब आग नहीं पकड़ेगा उसको, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता है, वो इनर्ट गैसेस में आता है। ठीक है, तो हीलियम जो है वो इनर्ट होता है, इनर्ट गैसेस के लिस्ट में आता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से आग नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए हीलियम का जो बैलून है वो सेफ होता है। ठीक है, कमर्शियल और डेकोरेटिव यूज़ के लिए। लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर प्रोपोगेट्स थ्रू एयर विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, विद वेलोसिटी ऑफ एयर, विद डिफरेंट वेलोसिटीज,
with equal velocities. ठीक है, तो इसका आंसर है हैविंग इक्वल वेलोसिटीज। ठीक है, तो जब लाइट जो है वो अलग अलग कलर का लाइट ही हो, लेकिन अगर वो सिंगल मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी सेम ही रहता है। द एनर्जी पोज्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और कन्फिगरेशन की वजह से होगा। ठीक है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसके पास जो होता है वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो है तो पोटेंशियल एनर्जी ही, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगला, ड्यूरिंग द decomposition reaction of lead nitrate, the observed brown color fumes of which gases? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस या हाइड्रोजन गैस? लीड नाइट्राइट अगर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, तो हम लोग को ब्राउन कलर फ्यूम्स देखने को मिलेगा। वो कौन सा गैस है जो जिसकी वजह से हम लोग को ब्राउन कलर फ्यूम्स ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ठीक है, तो इसकी हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये अगर डिकम्पोज हो रहा है तो बन रहा है PbO यानी लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नेचुरली पोजेस ए डिस्टिंक्ट रेडिश ब्राउन कलर एंड इट्स रिलीज इज विजिबल एज थिक ब्राउन फ्यूम्स एस्केप द कंटेनर। तो हम लोग को दिखता है कि एक जो है ब्राउन फ्यूम्स जो है कंटेनर को एस्केप कर रहा है। ठीक है, हम लोग को क्लियरली दिखता है वो चीज़। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन बॉडी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बाय विच मेथड डज हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ? कन्वेक्शन, रेडिएशन, बोथ 1 and 2, 1 only, 2 only, neither 1 not 2। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है सन से अर्थ तक, ठीक है, तो मैंने कहा था कि हीट जो ट्रांसफ़र होता है सन से अर्थ तक वो वेव के फॉर्म में होता है, तो वो कौन सा है? रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, और ये किस तरह का वेव है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? मास ऑफ द बॉडी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोथ 1 and 2। State that the temperature and other physical conditions remains the same. The current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो बोला गया कि करंट जो है, करंट 2 पॉइंट के बीच में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के डिफरेंसेस के। ठीक है, या वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स के। तो ये कौन सा लॉ कहता है? ठीक है, हॉक्स लॉ तो स्ट्रेस स्ट्रेन का लॉ है, पास्कल्स लॉ तो
वॉल्यूम प्रेशर, वो जो आइडियल गैस से रिलेटेड या फिर रियल गैस से रिलेटेड जो PV इक्वल टू NRT वो वाला यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है, पास्कल्स लॉ में। और न्यूटन्स लॉ की बात करें तो न्यूटन्स का पहला लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ की बात करें तो ये कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ठीक है, यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ रेजिस्टेंस 110 ओम इज प्लग्ड इनटू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू ए फैन? 2 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, 1/2 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दिया, अभी हम लोगों ने जैसे फॉर्मूला ये वाला देखा V इक्वल टू IR, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फैन है जिसका रेजिस्टेंस 110 दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 दिया हुआ है, यानी V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I निकालना है। तो I बराबर यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। V इक्वल टू IR लगाएंगे, यानी कि I बराबर निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, 220/110 निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द अदर नेम फॉर मार्स गैस? मार्स गैस के लिए एक नाम क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस से बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्यों होगा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, एक्चुअली एटम चाहता है कि वो उस पर जितने भी अनस्टेबल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, वो जो जितने भी अनबैलेंस हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, स्टेबल बन जाए, टू अचीव मोर स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो अब इसी अनस्टेबल को स्टेबल में चेंज करने के लिए वो लगातार एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करता रहता है, या एनर्जी निकालते रहता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो वो अनस्टेबल से स्टेबल होने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रहा है वो एटम के सेंटर से हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ, बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी रिलीज ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द विद इन द सेंटर ऑफ द एटम। सेंटर में कौन है? सेंटर में न्यूक्लियस बैठा है, तो इसलिए न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट? कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज, कंडक्शन गैसेज में नहीं होता है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम in same way, conduction is faster in solid than liquid, two objects should be in contact with each other for heat flow। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कंडक्शन जो है वो इनमें से ट्रू नहीं बोला है, सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि पहले देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन, ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू, सब मटेरियल जो है वो सेम वे में करंट को फ्लो होने या हीट को फ्लो होने नहीं देता है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये बात सही है, कंडक्शन जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है लिक्विड के मुकाबले, ये भी सही है, कंडक्शन फास्टर होता है लिक्विड के मुकाबले, क्योंकि कंडक्शन जो है वो मैंने जैसे कहा कि कंडक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स मैंने पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है या दूर है। तो सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होने की वजह से कंडक्शन जल्दी होता है, लिक्विड में ये होता है, ठीक है। उसके बाद टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो, ठीक है। तो यहां पे बोला है हीट फ्लो होने के लिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत है। एक तो ये वाला ए नंबर, कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, गैसेस में भी कंडक्शन होता है लेकिन वो लेस इफिशिएंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेसेस है मॉलिक्यूल के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो कम है, सॉरी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से वो कंडक्शन होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। और टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो, हीट फ्लो होने के लिए जो है एक दूसरे के
कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। तो ये अगर सिर्फ रेडिएशन की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट में रख सकते हैं हम लोग कि एक तो ये वाला ऑप्शन होगा, एक डी भी हो सकता है, क्योंकि जब हीट फ्लो होता है इससे सन से अर्थ में, तब तो एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में नहीं होता है, तब भी वहाँ पे हीट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको अब कॉन्ट्राडिक्ट में ही रखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड मेल्ट इफ केप्ट ऑन द पाम? जर्मीनियम, इंडियम, गैलियम या कॉपर? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप अगर पाम पे रखते हैं तो वो पिघलने लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। जबकि हमारा खुद का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही हाथ में रखिएगा तो इसका हमारा हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा और इसका मैंने गैलियम क्या होगा, गैलियम जैसे हाथ के कांटेक्ट में आएगा हीट का ट्रांसफर होगा और वो पिघलने लग जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 12 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर विल बी 24 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हाट आर आइसोबार्स? अब तक ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोमर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट सेम मास नंबर हो जाएगा तो ये आइसोबार कहलाएगा। एट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles of matter becomes zero, decrease, increase या remains the same, ठीक है। तो सुनिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो मास और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। तो अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो आपका इसका नेगेटिव होना ज़रूरी है, हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लोग रिमेन्स द सेम मारने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो जो वहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है। अब थर्मल एनर्जी बढ़ गया तो पार्टिकल ज़्यादा फास्टर वे में मूव करेगा, जब फास्टर वे में मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज़ कर जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा। इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगला, टर्मरिक स्टेन्स ऑन शर्ट रेड टर्न्स रेड व्हेन washed with soap because soap solution is neutral, turmeric is acidic, soap solution is acidic, soap solution is alkaline, alkaline मतलब बेसिक, क्या होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग के कपड़े में जब हल्दी का, टर्मरिक का दाग लग जाता है, हम लोग अगर उसको साबुन से धोते हैं, सोप से धोते हैं, तो वो उसका कलर ना लाल हो जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण है सोप इज़ अल्कलाइन, यानी कि साबुन जो होता है वो अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो टर्मरिक पे जब हम लोग, यानी हल्दी पे जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं कुछ भी, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड में बदल जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो, क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, इसलिए वो इसको किस में बदल देता है, हल्दी पे अगर हम लोग कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो वो रेड में बदल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस? पहले तो ये समझना है कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस होता क्या है और इनमें से कौन सा एक्ट नहीं करेगा उसके तरह, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब होता है कि वो प्रोटॉन डोनर करने वाला, प्रोटॉन यानी H+ डोनेट करता हो, उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड। और ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो HCl हमारे ऑप्शंस में था, HCl, ठीक है, वो ब्रोंस्टेड एसिड तो है,
क्योंकि वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाला एसिड हो जाएगा। लेकिन बात करें, ठीक है, इट कैन नॉट बी बॉन्स्टेड बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, बिकॉज इट डज नॉट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, जिसकी वजह से टू फॉर्म ए स्टेबल H2Cl प्लस नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से ये बॉन्स्टेड जो है बेस नहीं हो सकता है। ठीक है, एसिड तो एसिड की तरह तो बिहेव करता है लेकिन बेस की तरह नहीं करता है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं हम लोग के, ठीक है, HSO4 है, माइनस है, HCO3 है, NH3 है, ये सारे भी जो है बॉन्स्टेड एसिड और बॉन्स्टेड बेस का। ठीक है, तो मैंने बाकी इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको बॉन्स्टेड एसिड और बॉन्स्टेड बेस करके सर्च मार सकते हैं, आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ये तीनों से रिलेटेड एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास m and body of mass 4 m are dropped from the same height, the ratio of time taken by the two bodies to reach the ground would be। एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, जब एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, दो बॉडी, एक बॉडी का मास है m और एक का 4m, जब उसको सेम हाइट पे गिराएंगे तो कौन सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा या ग्राउंड तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सेम टाइम में पहुंचता है। क्यों ऐसा, सुनिएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं ये वाला दिख रहा होगा आपको। सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन जो है S = UT + ½ h², तो यहाँ पे क्योंकि हाइट से गिरा रहे हैं तो S की जगह पे H हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उस किसी बॉडीज़ को बॉल को गिरा रहे हैं ऊपर से, तो वो इनिशियली तो जीरो पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो UT तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो H का फॉर्मूला यानी S का फॉर्मूला ½ GT² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को टाइम निकालने के लिए बोला, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर यहीं से निकालेंगे तो √2h/g, 2h/g जो फॉर्मूला आया, यानी टाइम होगा 2h/g, तो जितना ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा टाइम। ठीक है, और g का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहता है। तो क्या यहाँ पे कहीं पे मास का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, टाइम मास पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मास है जब हम लोग किसी बॉडी को गिराते हैं तो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि दोनों बॉडी क्या है, सेम टाइम पे पहुँचेगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी मास का हो। Valence electrons are loosely packed electrons, mobile electrons, electron present in the outermost orbit, electrons that do not carry any charge। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, और वही जो है वैलेंसी डिसाइड करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, और किसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा वही डिसाइड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, द लेंस फार्मूला के लिए हम लोग सेट 1 में क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे तो नन ऑफ द एबव था, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द एबव नहीं होगा, क्या होगा, 1/b - 1/u = 1/f हो जाएगा इसका लेंस फार्मूला। ठीक है, जबकि नीचे वाला जो है ये मिरर फार्मूला है, 1/b + 1/u = 1/f। द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द यूज़ ऑफ रबर सोल्स इन फुटवेयर इज प्राइमरली बिकॉज। ठीक है, रबर सोल्स में फुटवेयर्स में रबर यूज़ किया जाता है सोल्स में, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, ताकि ग्रिप जो है वो बना हुआ रहे, फ्रिक्शन इंक्रीज करे टू प्रोवाइड इनहेंस ग्रिप ऑन द सरफेस। ठीक है, ग्रिप बना हुआ रहे ताकि आप स्लिप करके गिर नहीं जाए। समझ में आ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इट्स मास। काइनेटिक एनर्जी is the energy posed by an object due to its motion. Kinetic energy of an object increase with increase in its velocity। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है किसी भी बॉडी के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बाकी सब सही है। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा, मास जैसे बढ़ाइएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मोशन की वजह से होता है। ठीक है, तो सी नंबर, तो यहाँ पे ऐसे भी पकड़ सकते थे, या तो ए सही होगा या सी सही होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा ही है। ठीक है,
उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज। 10 molecules of water crystallization are present in this compound. The pH of the value of its solution is higher than 7. Identify the compound. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, देखिए। एक तो बोला है कि उसका pH जो है 7 से ज़्यादा है, ठीक है। वो साबुन इंडस्ट्रीज़ और गिलास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। उसके साथ जो वाटर है वो 10 है, 10 molecules ऑफ वाटर है, 10 molecules ऑफ वाटर है, ठीक है। वो कंपाउंड क्या होगा, तो हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा यानी साबुन से ही तो हम लोग वॉशिंग सोडा से ही डिटर्जेंट साबुन वगैरह बनता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि 10 तो हाइड्रेट है, 10 H2O है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 10 H2O ये है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट का फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हम लोग साबुन धोते कपड़ा वगैरह धोते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। और ये भी याद रखना है, ये इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये बेसिक नेचर का हो गया, अल्कलाइन नेचर का हो गया, ठीक। बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोरेट CaOCl2, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर बनाया भी था, ठीक है, CaOCl2। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज एस कैटिनेशन प्रॉपर्टी लाइक कार्बन, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें आंसर ही हो गया डायरेक्ट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम लोग बताए थे, कार्बन जब खुद के ही एटम के साथ, ठीक है, और भी बहुत सारे बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो एक चैन टाइप का स्ट्रक्चर अगर बना ले तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन, जो प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास, ठीक है। और किसके पास होता है, तो ये हो जाएगा सिलिकन के पास भी वही प्रॉपर्टी, क्योंकि सेम ग्रुप का है 14 ग्रुप, कार्बन सिलिकन सेम ग्रुप का है 14 ग्रुप का, और तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी टेट्रा वैलेंसी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बनाने की कोशिश करता है और अपने ही अदर एटम्स के साथ, ठीक है, सिलिकन का जो अदर एटम्स है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक लॉन्ग चैन या फिर रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। लेकिन ये जो है कार्बन जैसा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कार्बन जैसा बनाता है, ठीक है, बट यहाँ के हिसाब से सिलिकन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया सेट 2 के लिए। सेट 3 के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ये वाले नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और नेक्स्ट प्लेलिस्ट है ना, आप चाहे तो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।